एक लड़की जो कि घर से कुछ काम के लिए निकली थी, लेकिन शाम हो चुकी थी और वो अभी तक घर पर नहीं लौटी थी। अगले दिन सही पत्थर रोड से गुजरने वाले लोगों को एक कोने पर बोरा पड़ा हुआ मिलता है जिसे ढेर सारे कुत्ते नोच रहे थे। जब कुत्ते उस बोरे को नोच नोच कर जो चीज निकालते हैं, वहाँ के लोगों के लिए सच में ये सोचने से भी परे था कि आखिरकार इस बोरे के अंदर से ये भी कोई चीज निकल सकती है। दरअसल उस बोरे के अंदर इंसान के टुकड़े पड़े हुए थे। इस बोरे के मिलने के बाद जब पुलिस की क्राइम डायरी में एक ऐसा केस जुड़ा जो सच में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था, और जिस तरीके से इस लड़की की हत्या कर दी गई थी वो सच में एक कल्पना से भी परे था। आखिरकार इस बोरी में एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी और ये टुकड़े आखिरकार थे किसके, और वो कौन था जिसने इस कांड को अंजाम दिया था। क्या पुलिस इस हत्याकांड के अंजाम के पीछे जो भी आदमी था उस हत्यारे को पकड़ पाई? सब कुछ जानेंगे आज के स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए। खैर, कमेंट में पिक में लिखना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। रियल क्राइम की ये जो घटना की शुरुआत हुई थी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से शुरू हुई। इसी शहर में स्थित अमीनाबाद में एक शिशिर श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति रहा करता था। शिशिर श्रीवास्तव यहीं की लोकल मार्केट में इंजीनियर डेकोरेटिव आइटम्स की दुकान वगैरह चलाया करता था। शिशिर की शादी हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और इसकी जो पत्नी थी इसका नाम था तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति घर में ही रहकर घरेलू काम वगैरह किया करती थी। शिशिर और तृप्ति श्रीवास्तव की इकलौती लड़की थी जिसका नाम था गौरी श्रीवास्तव। 19 साल की गौरी श्रीवास्तव अमीनाबाद के ही लॉ कॉलेज से कर रही थी। तृप्ति अपने माँ बाप की लाडली और मॉडर्न विचार वाली थी, खुश मिजाज लड़की थी। दरअसल गौरी के मॉडर्न विचार होने के पीछे एक और कारण था कि इसके माता पिता की शादी लव मैरिज से हुई थी। इसीलिए गौरी के माता पिता गौरी के कहीं जाने पर और किसी से मिलने जुलने पर भी कोई दबाव नहीं डाला करते थे। लेकिन 1 फरवरी 2015 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा शहर इस घटना से दहल उठता है। दरअसल 1 फरवरी को गौरी दोपहर के 12 बजे अपने पिता की जैकेट लेकर ड्राई क्लीन के लिए घर से निकली थी। घर से निकलने के दौरान माँ के पूछे जाने पर गौरी ने ड्राई क्लीन वाली बात बताते हुए कहा कि उसे थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि वो लौटते समय मंदिर होते हुए आएगी। इतना कहकर गौरी बाजार के लिए निकल चुकी थी। बाजार जाने के दौरान गौरी के कुछ रिश्तेदारों की दुकान थी। उन रिश्तेदारों ने भी गौरी जो कोट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए जा रही थी उन्होंने गौरी को जाते हुए देख लिया था। लेकिन ये बात सच में हैरान कर देने वाली थी कि ये आखिरी रिश्तेदार थे जिन लोगों ने गौरी को आखिरी बार देखा था, क्योंकि इसके बाद गौरी को किसी ने भी नहीं देखा था। गौरी जो कोट ड्राई क्लीन के लिए लेकर गई थी उसने वो कोट ड्राई क्लीन वाली शॉप पर दिया और वहां से वो निकल गई। इसके बाद गौरी की कोई भी खबर नहीं मिली। घर वाले शाम के 4:15 बजे तक इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। ना तो यहाँ पर गौरी पहुंची थी और ना ही गौरी की कोई खबर पहुंची थी। गौरी की माँ घबराकर अपनी बेटी को फोन करती हैं, लेकिन बेटी ने कोई फोन नहीं उठाया। उसकी माँ ने एक बार फिर ट्राई किया कि शायद गौरी फोन उठा ले। घंटी बजी लेकिन दूसरी तरफ फोन उठाने वाला तो कोई भी नहीं था। गौरी की माँ तृप्ति श्रीवास्तव परेशान होकर अपने पति शिशिर श्रीवास्तव को कॉल लगाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तृप्ति की परेशान आवाज से शिशिर भी परेशान हो चुका था। बेटी के लापता होने की खबर जब शिशिर को लगी उसने भी अपनी बेटी को लगातार फोन करने शुरू कर दिए थे और कई बार फोन लगाने के बाद आखिरकार दूसरी तरफ से फोन उठा, लेकिन उस कॉल पर गौरी नहीं बल्कि कोई अनजान लड़का बात कर रहा था और ये आवाज गौरी के पिता को और ज्यादा परेशान कर चुकी थी। उस लड़के ने फोन उठाकर गौरी के पिता को सिर्फ इतना कहा कि आपकी बेटी ठीक है, वो आज रात उसी के साथ रुकने वाली है और कल सुबह वो अपने घर पहुंच जाएगी। इतना कहकर उस लड़के ने गौरी के पिता का कॉल काट दिया। शिशिर श्रीवास्तव फिर एक बार गौरी के नंबर पर फोन मिलाते हैं और फिर से वही लड़का फोन उठाता है और पिछली बार की तरह वो फिर से एक बार वही बात कहता है कि गौरी ठीक है, कुछ देर तक वो घर पर पहुंच जाएगी। लेकिन शिशिर उस लड़के से रिक्वेस्ट करने लगे कि उसकी बात एक बार उसकी बेटी से करवा दी जाए, लेकिन वो लड़का फोन काट देता है। परेशान होकर शिशिर श्रीवास्तव 5 बजे ही अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर दिलासा देते हैं कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हमारी लड़की मिल जाएगी। लेकिन उसकी
पत्नी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो लगातार अपनी बेटी को फोन मिलाए जा रहे थे और एक बार फिर से उसी लड़के ने फोन उठाया और इस बार उस लड़के ने उसकी माँ को कहा, गौरी ठीक है, अभी इको पार्क में बैठी हुई है, वो थोड़ी ही देर में घर के लिए निकल जाएगी। लेकिन गौरी की माँ तृप्ति श्रीवास्तव यही बात अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती थी, इसीलिए उस लड़के से उसने कहा कि मेरी बेटी से एक बार तुम मेरी बात करवा दो। लेकिन उस लड़के ने तुरंत ही दोबारा फोन काट दिया। उस लड़के की ऐसी संदिग्ध बातें सुनकर शिशिर श्रीवास्तव और तृप्ति श्रीवास्तव दोनों ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे उनकी बेटी उन दोनों से वो कुछ भी नहीं छुपाया करती थी। तो ऐसे इस लड़के वाली बात उसने हमसे क्यों छुपाई। अब वो लोग ये सोचने लगते हैं कि या तो ये लड़का झूठ बोल रहा है या तो गौरी किसी मुसीबत में फंसी हुई है। माता पिता अपनी बेटी की इंतजार में बैठे रहे। यहाँ पर 5:30 बज चुके थे और कॉल वाले लड़के की बात अभी तक भी इनके दिमाग में घूम रही थी और दोनों की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी कि शायद उनकी बेटी आ जाए और वो लोग दरवाजा खोलें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद गौरी की माँ एक बार फिर गौरी को फोन लगाती हैं और पिछली बार की तरह एक बार फिर से वही लड़का फोन उठाता है और कहता है कि थोड़ी देर पहले ही उसकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो चुकी है और वो उसे पास के ही SPG हॉस्पिटल में लेकर जा रहा है। गौरी की तबीयत खराब होने वाली बात पता नहीं कोई चाल थी या फिर सच में गौरी की तबीयत खराब हो चुकी थी। इस बात से अनजान गौरी के माँ बाप तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़े थे और वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि गौरी नाम की तो कोई भी लड़की एडमिट ही नहीं हुई। ये बात सुनने के बाद दोनों ने हॉस्पिटल में थोड़ा और इंतजार किया, लेकिन वहाँ पर गौरी पहुंची ही नहीं। काफी इंतजार करने के बाद तृप्ति और शिशिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इको पार्क में पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें उनकी बेटी नहीं मिली। शाम के 7 बज चुके थे और वो दोनों अपनी बेटी की चिंता लिए एक बार फिर उसकी माँ तृप्ति अपनी बेटी को कॉल लगाती हैं और इस बार फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फोन का स्विच ऑफ आना माँ और पिता के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन चुका था, क्योंकि कुछ समय तक जैसा भी था लेकिन गौरी का फोन तो लग रहा था, कोई बात तो कर रहा था, लेकिन अब ना तो गौरी की खबर थी और ना ही उस लड़के की जो फोन पर गौरी के माँ बाप को सिर्फ घुमाई जा रहा था। फोन स्विच ऑफ होने के बाद गौरी के माँ बाप समझ चुके थे कि उनकी बेटी के साथ या तो कुछ गलत हो चुका है या फिर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मामला अब हाथ से निकलता हुआ तृप्ति और शिशिर को ये दिखाई दे रहा था और वो तुरंत ही अमीनाबाद पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी 12 बजे के आसपास दोपहर को घर से ड्राई क्लीनिंग के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वो घर पर नहीं आई और जब हमने अपनी लड़की को फोन लगाया तो वो फोन हमारी लड़की ने नहीं बल्कि किसी लड़के ने उठाया था और हमें काफी परेशान करने के बाद उसने वो फोन स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस वाले भी यही सब बातें सुनकर थोड़ी सी सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार वो लड़का कौन था और गौरी का उस लड़के से आखिरकार क्या संबंध हो सकता है। पुलिस के पूछे जाने पर शिशिर बताते हैं कि उनकी लड़की की दोस्ती किसी भी लड़के से नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस ऐसा मानकर चलती है कि शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ होगी और कुछ समय बाद वापस लौट आएगी। घर आने के बाद गौरी के माँ बाप की भूख, प्यास और नींद सब कुछ उड़ चुकी थी, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी से जरूरी कुछ भी नहीं था। अपनी बेटी की चिंता में वे रात भर दरवाजे की तरफ देखते रह गए, लेकिन उनकी बेटी वापस आई ही नहीं। 2 फरवरी 2015 को यानी कि गौरी के गायब होने के दूसरे दिन शहीद पथ के आसपास रहने वाले लोगों ने रोड के किनारे पर एक बोरी को देखा था। दरअसल रोड के किनारे एक लावारिस बोरियां ये दिखना बहुत ही ज्यादा आम बात हो चुकी थी, लेकिन उसके पास अब बहुत सारे कुत्ते मंडरा रहे थे जो कि उस बोरी को लगातार खींचते जा रहे थे और उस पर लगातार भौंक भी रहे थे। और ये बात वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि उस बोरी में कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो इतने सारे वहां पर कुत्ते इकट्ठे हो गए और वहां पर उस बोरी को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे और उस बोरी के साथ छीना झपटी भी कर रहे थे। लेकिन फिर भी वहां से गुजरने वाले लोग इस बात को अनदेखा करके वहां से निकल जा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद एक कुत्ते ने उस बोरी को फाड़ डाला और उसमें से कुछ कटे हुए मांस के टुकड़े निकालकर कुत्ते उसे नोचने लगे थे। ये सब देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि कुत्ते बोरी को फाड़कर जिस चीज को निकाल रहे थे वो कोई जानवर के मांस के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वो तो एक इंसानी मांस के टुकड़े थे।
जिसे किसी ने काट कर बोरी में भर दिए थे और ऐसे ही रोड के किनारे फेंक दिए गए थे। वहाँ से गुजरने वाले लोग तुरंत ही जब इसे देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे और डर के मारे उन लोगों के हाथ पैर कांपने लग गए थे। और वहीं पर तुरंत किसी ने पुलिस वालों को कॉल किया और इस घटना की जानकारी दी। पुलिस वालों को जब इसके बारे में पता चला कि वहाँ पर एक बोरी में इंसानी मांस के टुकड़े मिले हैं तो पुलिस वाले अपनी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। और वहाँ पर पहुंचकर पुलिस वाले वहाँ पर जो भीड़ लगी थी उस भीड़ को हटाते हैं और उस इंसानी मांस से भरे बोरे को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस वाले जब इसे खोल कर देखते हैं तो इसमें इंसान के कटे हुए शरीर के कुछ टुकड़े थे। वो जो टुकड़े थे वो भी आधे अधूरे थे। इसीलिए पुलिस वाले इस डेड बॉडी के और टुकड़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में कुछ ही दूरी पर पुलिस वालों को एक और बोरी हाथ लगती है जिसमें उस डेड बॉडी के कुछ और टुकड़े पड़े हुए थे, जिसमें एक हाथ और कटा हुआ सर होता है। कटे हुए सर की छानबीन करने के बाद पुलिस वाले पता करते हैं ये किसी लड़की की लाश है। पुलिस वाले अपनी छानबीन के दायरा बढ़ा देते हैं और करीब 1.5 किलोमीटर तक इस लाश के अलग अलग टुकड़े मिलते रहे। पुलिस वाले इन सभी टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फरवरी 2015 में लखनऊ में घटी एक ऐसी घटना जो थोड़ी ही देर में पूरे लखनऊ में आग की तरह फैल चुकी थी और हर टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज चलती जा रही थी, जो थी एक अज्ञात लड़की की कटी हुई लाश का मिलना। ये न्यूज जो थी वो गौरी के माता पिता तक पहुंच चुकी थी। इस न्यूज ने गौरी के माता पिता को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि एक तो उनकी बेटी गायब थी और दूसरी ओर परेशान होने वाली बात यह थी कि जो एक स्ट्रीट एरिया में जो एक डेड बॉडी मिली थी अनजान लड़की की, वो किसी लड़की की ही थी। तृप्ति अपनी बेटी के सही सलामत मिल जाने की दुआ मांगती जा रही थी और वो भी यही मानकर चल रहे थे कि उनकी बेटी जरूर वापस आ जाएगी। और उधर हॉस्पिटल में डेड बॉडी के टुकड़ों को रीअरेंज किया जाता है और उसके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। अब उस नजदीकी थाने में 2 फरवरी की गुमशुदा होने की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसका हुलिया बोरी में कटी हुई लाश के साथ बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहा था। और गौरी के माँ बाप को लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस वालों ने गौरी के माँ बाप को केवल डेड बॉडी की पहचान के लिए बुलाया था, लेकिन गौरी की माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस फोटोग्राफ को देख सके जिसकी पहचान करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। लेकिन पिता हिम्मत रखते हुए उस डेड बॉडी की तस्वीर को देखता है और देखते ही देखते वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। दरअसल वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि इनकी बेटी गौरी श्रीवास्तव की ही थी। किसी ने इसको इतनी बेरहमी से काटकर बोरी में भरकर रोड के किनारे फेंक दिया गया था। जिस टीवी न्यूज पर लड़के की खबर सुन रहे थे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी ही थी। गौरी के पिता ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी इकलौती बेटे की हालत कुछ ऐसी होने वाली थी। पुलिस ने डेड बॉडी को अपने पास लिया, उसमें से इयररिंग्स, अंगूठी और कपड़ों से ये कंफर्म किया कि लाश किसी और की नहीं बल्कि गौरी श्रीवास्तव की ही है। और पुलिस की अब क्राइम डायरी में मिसिंग रिपोर्ट गौरी श्रीवास्तव मर्डर केस में बदल चुकी थी। पुलिस अब इस केस की छानबीन में जुट चुकी थी। बॉडी की पहचान होने के बाद ये खबर और भी तेजी से फैलने लगी थी। कई सारे स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट रोड पर उतरकर इंसाफ की मांग करने लगे। भड़की हुई जनता का गुस्सा देखकर पुलिस भी इस केस की छानबीन और तेज करने लगी और इस केस की छानबीन गौरी के फोन नंबर से शुरू की जाती है। पुलिस वाले गौरी के मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन और CDR निकलवाते हैं। CDR कॉल रिकॉर्ड में ज्यादातर कॉल रिकॉर्ड में नंबर थे वो उसके माँ बाप के ही मिलते हैं, जिसमें से गौरी के फोन नंबर में से कुछ भी नहीं मिलता। गौरी के कॉल रिकॉर्ड्स में गौरी ने कुछ और लोगों से भी बातचीत की थी, लेकिन उनसे भी पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन जब पुलिस वाले गौरी के मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन खंगालती है तो उसकी लास्ट लोकेशन तेलीबाग नाम की एक जगह पर दिखाता है। दरअसल उस दिन गौरी अपने पिता की जैकेट ड्राई क्लीन देने के बाद वो तेलीबाग गई थी। पुलिस ने अपनी पूछताछ में पाया कि गौरी का कोई भी रिश्तेदार या फिर दोस्त तेलीबाग नाम की जगह पर रहता है, तो वहां पर कोई भी नहीं रहा करता था। तो पुलिस वालों को ये बात और भी ज्यादा अजीब लगी थी, क्योंकि अगर कोई भी रिश्तेदार या दोस्त तेलीबाग में नहीं रहता था तो गौरी आखिरकार वहां पर क्या करने के लिए गई थी। पुलिस वालों ने जब अड़ोस पड़ोस से भी पूछताछ किया तो तब भी यही पता चला कि गौरी का तेलीबाग में कोई भी नहीं रहा करता था। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या गौरी तेलीबाग में किसी शख्स से मिलने गई थी जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, और क्या गौरी को जबरदस्ती तेलीबाग ले जाया गया था। पुलिस वाले एक अनुमान ये भी लगाते हैं कि भले ही गौरी
की फोन की लोकेशन तेलीबाग दिखा रहा हो, लेकिन शायद गोरी वहाँ गई ही ना हो और ये सिर्फ पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए कातिल ने ये सब किया हो। इसीलिए पुलिस वाले तेलीबाग के आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है, जिसके लिए पुलिस वाले एक अलग टीम बनाते हैं। पूरे दिन की वीडियो देखने के बाद पुलिस टीम को एक ऐसी वीडियो हाथ लगती है जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में गोरी कैप्चर हो जाती है। इस फुटेज में गोरी फोन पर किसी से चैट करते हुए जा रही थी। थोड़ी ही देर में हेलमेट लगाए एक लड़का बाइक पर आता है, गोरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस वालों को इसके आगे की कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, लेकिन पुलिस वालों को यही छोटे सीसीटीवी फुटेज इस छानबीन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती थी। अब यहीं पर पुलिस को एक बात पता चल चुकी थी कि गोरी यहाँ पर आई थी, लेकिन अब सवाल था वो बाइक और हेलमेट वाला लड़का कौन था। कि क्या गोरी किसी लड़के से चैट कर रही थी? क्या ये गोरी का कोई बॉयफ्रेंड था? क्या गोरी को मारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि यही है? पुलिस वाले अभी भी ऐसे कई सारे सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन अब पुलिस वालों को उस लड़के की तलाश थी, क्योंकि एक वही ऐसा शख्स था जो इस मर्डर का राज खोल सकता था। पुलिस वालों के लिए उस लड़के को ढूंढना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस में ना तो उस लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा था और ना ही उसकी बाइक का नंबर। लेकिन वो लड़का जिस बाइक से गोरी को लेकर जा रहा था, उस बाइक की कंपनी का नाम सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो पुलिस आरटीओ से उस कंपनी के सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर और व्हीकल नंबर निकलवाती है, जो तेलीबाग और उसके आसपास के लोगों ने रजिस्टर करवा रखा था। आरटीओ से कई सारे व्हीकल्स नंबर और एड्रेस निकलवाए जाते हैं और इस पूछताछ में हिमांशु प्रजापति नाम के एक लड़के का नाम सामने आता है और पुलिस वाले अपने खबरियों से पता ये लगाती हैं कि ये लड़का गोरी का दोस्त था। ये लड़का तेलीबाग में ही रहा करता था। पुलिस वाले अपनी पूछताछ में इस लड़के के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। पुलिस की जानकारी में ये बात भी पता चलती है कि हिमांशु प्रजापति जयपुर के यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। इसके अलावा वो यहाँ रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा था। इसी बीच पुलिस हिमांशु प्रजापति के कुछ और दोस्तों से भी पूछताछ करती है और उसी दिन की सीसीटीवी फुटेजेस में वो वीडियोस भी दिखाई जाती हैं, जिसमें हिमांशु प्रजापति के कई सारे दोस्त इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये बाइक पर बैठा हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि हिमांशु प्रजापति ही है। और अब पुलिस वालों के लिए ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि उस दिन गोरी को लिफ्ट देने वाला हिमांशु प्रजापति ही था। इस मर्डर केस से हिमांशु का कुछ न कुछ लेना देना तो जरूर था। जब पुलिस वाले हिमांशु प्रजापति के घर पर जाते हैं तो पुलिस वाले घर पर देखकर ये चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके घर पर कोई भी नहीं था और बाहर से ताला लगा हुआ था। और उसी से पड़ोसियों से पूछे जाने पर पता चला कि हिमांशु का पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है और हिमांशु घर पर अकेला रहा करता है। लेकिन पड़ोसी ये बताते हैं कि कुछ दिनों से हिमांशु घर पर नहीं पहुंचा है। और यह बात सुनने के बाद पुलिस वाले हिमांशु को शक के घेरे में ले लेती है। इधर पुलिस वाले एक टीम को हिमांशु के पीछे लगाते हैं और इधर कुछ घंटों के अंदर पुलिस वाले उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं और उससे पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस वालों के पूछे जाने पर हिमांशु इस बात से इनकार नहीं करता कि वो गोरी को नहीं जानता, लेकिन वो इस बात से इनकार जरूर कर देता है कि उस दिन गोरी उसके साथ नहीं थी। हिमांशु के इनकार करने के बाद पुलिस वाले हिमांशु को उस दिन की सीसीटीवी की फुटेजेस दिखाती है, जिसमें हिमांशु बाइक चला रहा था और गोरी उसके साथ उसके पीछे बैठी हुई थी। ये देखने के बाद हिमांशु अब समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस वालों के पास ऐसे कई सारे सबूत थे जिससे ये बिल्कुल साबित हो रहा था कि उस दिन गोरी उसी के साथ थी। और उसके बाद पुलिस वाले हिमांशु से अब पूछते हैं कि अब बताओ कि अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो हिमांशु पुलिस वालों के सामने ये कबूल कर देता है कि उसी ने गोरी को मारा है। अब पुलिस वालों को इस गोरी मर्डर के केस की, इसके पीछे की हत्या को, वजह को जानना था कि आखिरकार वजह क्या थी। हिमांशु प्रजापति से पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार गोरी से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी हो चुकी थी जिस कारण उसने इतनी बेरहमी से गोरी को मार डाला। हिमांशु प्रजापति ने अपने बयान में इस मर्डर केस की पूरी कहानी को सुनाना शुरू करता है। हिमांशु बताता है कि उसकी और गोरी की मुलाकात 1 साल पहले सोशल मीडिया पर हुई थी। शुरुआत में कुछ दिनों तक दोनों व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही बातें किया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो चुका था। गोरी के लिए किसी अनजान लड़के से बात करना, मिलना जुलना कॉमन सी बात हुआ करती थी, क्योंकि वो शुरू से ही खुले विचार वाली लड़की थी और उसके माँ बाप भी उसे कहीं आने जाने से नहीं रोका टोका करते थे। गोरी की जिंदगी में हिमांशु एक अकेला ऐसा लड़का नहीं था जिससे कि वो बात किया करती थी। हिमांशु के अलावा भी बल्कि गोरी के भी और कई सारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स थे। हिमांशु जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था वहाँ की अब छुट्टियां शुरू होने वाली थी और इसी बीच हिमांशु के परिवार वालों को भी मुंबई के लिए जाना था, तो हिमांशु अपने घर लखनऊ आ चुका था। हिमांशु के परिवार वाले जब मुंबई चले गए उसके बाद वो घर खाली हो चुका था, इसीलिए उसने गोरी को अपने घर पर बुलाया और गोरी भी 1 फरवरी को अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन करने के लिए देने के बाद सीधा वो तेलीबाग के लिए निकल
गई। हिमांशु ने अपने बयान में बताया कि उस दिन गौरी उससे चैटिंग कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद हिमांशु बाइक से आकर गौरी को अपने साथ बिठाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। 1 साल की दोस्ती के बाद हिमांशु गौरी से प्यार करने लगा था, लेकिन हिमांशु का ये प्यार सिर्फ एक तरफा था, क्योंकि गौरी हिमांशु को भी अपने दूसरे दोस्तों की तरह ही नॉर्मल फ्रेंड मानती थी। क्योंकि गौरी खुले विचार वाली लड़की थी, इसीलिए वो अक्सर हिमांशु से मजाक किया करती थी और हिमांशु इसी मजाक को प्यार को समझकर उसे अपने घर ले गया और अब दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। और बातों ही बातों में हिमांशु को पता चला कि गौरी के कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनके साथ वो बातें किया करती है। गौरी के लिए हिमांशु सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन हिमांशु के लिए गौरी उसका प्यार बन चुकी थी। इसीलिए हिमांशु ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि गौरी किसी दूसरे लड़के से बातचीत करे। और बातों ही बातों में हिमांशु गौरी से उसका फोन ले लेता है। फोन लॉक होने के कारण उस पर वो अनलॉक करने के लिए दबाव बनाता है। डराने धमकाने पर गौरी अपने फोन का लॉक खोल देती है। लॉक खोलते ही हिमांशु गौरी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है, तो वो देखता है कि गौरी अश्लील फोटोज वगैरह अपने मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करती रहती है। ये देखकर हिमांशु को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि गौरी को वो बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था और वो ये नहीं चाहता था कि गौरी किसी दूसरे लड़के के साथ बातचीत करे और या फिर ऐसी अश्लील फोटोज वगैरह किसी और के साथ शेयर करे। लेकिन वो उसकी गलत फहमी थी कि गौरी सिर्फ अपना उसे एक दोस्त ही समझती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो चुका था और ये झगड़ा धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। हिमांशु को ये बात अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खाए जा रही थी और इसी बात पर हिमांशु का पारा हाई 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसने गौरी का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद गौरी बहुत ही बुरे तरीके से छटपटाने लगी थी, लेकिन फिर भी हिमांशु ने उसका गला नहीं छोड़ा और कुछ ही देर बाद गौरी जमीन पर नीचे गिर पड़ी। ये देखकर हिमांशु पूरे तरीके से डर चुका था और जब उसने गौरी की सांसें चेक करी तब गौरी की सांसें एकदम थम चुकी थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा चुका था। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। उसने गौरी को वहीं पर छोड़कर घर में ताला लगाकर अपने दोस्त के पास चला गया। अपने दोस्त से घंटों बात करने के बाद वो वहाँ से निकलकर एक शराब की दुकान पर गया और वहाँ से कुछ शराब खरीदता है और पीते पीते सोचने लगा कि घर पर पड़ी गौरी नाम की मुसीबत को कैसे और कैसे ठिकाने लगाया जाए। कुछ समय बाद जब जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी वो आज उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। शराब पीने और कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब उसकी वो शराब खत्म हो चुकी थी तब वो पास के बाजार में गया और वहाँ से एक लकड़ी काटने वाली आरी और कुछ बोरे खरीद कर लेकर आता है और उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वापस अपने घर पर पहुंच गया। घर जाकर जब उसने देखा तो गौरी का फोन बज रहा होता है। जब उसने गौरी का फोन उठाया और देखा कि ये फोन तो गौरी के पिता का आ रहा है और वो उनसे कहता है कि गौरी शाम तक घर पर पहुंच जाएगी और इतना कहकर हिमांशु हड़बड़ी में फोन काट देता है। एक तरफ हिमांशु परेशान चल रहा था और दूसरी तरफ गौरी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की बातें उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि गौरी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक बार में पूरी डेड बॉडी को ले जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए उसने गौरी के टुकड़े करने वाला ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। अब वो लकड़ी काटने वाली आरी निकाल कर गौरी के टुकड़े करना शुरू करता है। पुलिस वालों को बयान देने के दौरान हिमांशु ने यह भी बताया कि उसने सबसे पहले गौरी का गला काटा था। उसके हाथ और पैरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग अलग बोरी में भर दिया था। गौरी के शरीर के टुकड़े करने के दौरान हिमांशु को उसके माँ बाप के लगातार फोन आ रहे थे, जो कि गौरी के फोन पर ही आ रहे थे। इधर एक माँ बाप अपनी बेटी के घर आने की उम्मीद में लगातार फोन पर फोन किए जा रहे थे और उधर हिमांशु प्रजापति पुलिस से बचने की उम्मीद में लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहा था। खैर थोड़ी ही देर में उसने डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जिससे कि अब उसे ठिकाने लगाना आसान हो चुका था। अब वो अपनी बाइक निकालकर गौरी के शरीर के कटे हुए टुकड़ों को बोरी में भरकर एक रास्ते पर चल देता है और सुनसान रास्ता देखने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे लगा कि हाँ ये जगह ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर उस एक एक बोरे को फेंकना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने सारे बोरे फेंक दिए वो वापस अपने घर पहुंच जाता है और अगले दिन सुबह जैसे कि लोग घूम रहे थे वैसे ही लोगों को ऐसे ही बोरियां दिखाई दी और शरीर के टुकड़े दिखाई दिए, जिसे देखने के बाद आसपास के लोगों की हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है। पुलिस वालों को इस हत्या की जानकारी 2 फरवरी को मिली और 8 फरवरी तक पुलिस वाले अपनी मेहनत और ईमानदारी से गौरी मर्डर केस को पूरी तरीके से सुलझा देते हैं। दरअसल हिमांशु प्रजापति के अनुसार गौरी की हत्या गला दबाने से हुई थी, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी वो सच में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली थी, क्योंकि जब हिमांशु प्रजापति ने गौरी का गला दबाया था तब उसके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई न होने के कारण वो कोमा में जा चुकी थी और आरी से गला कटने से पहले तक गौरी जिंदा थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गौरी का मर्डर गला दबाने से नहीं बल्कि ब्रेन में ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण हुआ था, जिसका साफ कारण था कि जब गला काटा गया तब तक गौरी
गौरी के दिमाग में ब्लड सप्लाई पहुंचना बंद हो चुका था, जिस कारण गौरी की मौत हो चुकी थी। और हिमांशु प्रजापति ने अपने बयान में पुलिस वालों को यह बताया था कि जब वो उसे काटने के लिए उसके शरीर को टच किया था तब भी उसका शरीर गर्म था, जिसका साफ मतलब था कि गौरी तब तक जिंदा थी, क्योंकि अगर गौरी गला दबाने से मर गई होती तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका होता। हिमांशु के इस बयान के बाद पुलिस वाले हिमांशु के घर पर जाकर वो सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं जो कि इस हत्याकांड को प्रूव करने के लिए जरूरी थे। वैसे तो 4 फरवरी को हिमांशु का पूरा परिवार मुंबई से वापिस आ चुका था, लेकिन उन्हें भी ये बात पता नहीं थी कि उनके घर में उनके पीठ पीछे कितने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया है। इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी हिमांशु अपने परिवार के साथ बिल्कुल उसी तरह रह रहा था जैसे कि वो पहले रहा करता था। ना तो इसने घर से निकलना बंद किया और ना ही इसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद किया। शायद ही ये पुलिस के शक से बचना चाहता था, इसीलिए वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहा था। लेकिन पुलिस वालों की छानबीन और कानून के लंबे हाथ ने हिमांशु के सारे आइडियाज पर पानी फेर दिया और अंत में उसे अपने किए गए पर गुनाहों की सजा दी गई और उसे जेल जाना पड़ा। पुलिस वालों को शक था कि हिमांशु का एक दोस्त है जिसे वो कत्ल करने के बाद 2 घंटे तक उसके साथ था, वो भी इस हत्याकांड में शामिल था। इसीलिए पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देती है, लेकिन कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने के कारण कोर्ट ये मानती है कि इस हत्याकांड में हिमांशु के दोस्त का कोई भी हाथ नहीं था, इसीलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। इस एक तरफा प्यार के अजीब से हत्याकांड में परिवार से प्यार से पवित्र शब्द को इसने बदनाम कर दिया है, क्योंकि हिमांशु को डर था कहीं उसके प्यार किसी और के पास न चला जाए। लेकिन कहा जाता है जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा और जो चला गया वो आपका कभी था ही नहीं। और इस बात का सबूत हमें हमेशा क्राइम के सीन में देखने को मिलता है। अगर गौरी हिमांशु से सच में प्यार किया करती तो वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाती। इस बात को हिमांशु को समझ जाना चाहिए था। एक लड़की जो अपनी जिंदगी अपनी ही मर्जी से और एक अच्छे तरीके के साथ जी रही थी, उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। अगर कोई उसे रोकता भी था, उसे टोकता भी था, तो भी वो हर किसी को नजरअंदाज करके जो भी उसका मन किया करता था वो वही काम हमेशा किया करती थी। फिर एक दिन अचानक सुनसान इलाके में उसकी डेड बॉडी मिली। आखिर ऐसा उसके साथ क्या हुआ था कि उसे अपने रास्ते से ही हटा दिया गया? आखिर उसे किसने मारा था और क्यों मारा था? 5 जुलाई 2017 के दिन इलाहाबाद के कोखराज पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। जिसका पुलिस स्टेशन में कॉल गया था उसने कहा कि एक सड़क के किनारे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस वालों को इतना पता चला, उन्होंने अपनी तुरंत गाड़ी उठाई और वो उस जगह पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस ने ये देखा कि जहां पर बॉडी पड़ी हुई थी वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी और उन्हीं लोगों में से किसी आते जाते व्यक्ति ने उस बॉडी को देखा और उसने 112 पर कॉल करके उसकी सूचना दी थी। जिसके बाद तुरंत पुलिस उस डेड बॉडी के पास पहुंची। जब वहां पर पुलिस गई, उन्होंने देखा कि वो जो डेड बॉडी है वो पेट के बल उल्टी पड़ी हुई है और उसके आसपास बहुत सा खून फैला हुआ था जो सूख कर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़की की बॉडी को सीधा किया और जब सीधा करके उन्होंने उसका चेहरा देखा, वो चेहरा एकदम सूज चुका था क्योंकि उसके माथे के बीचों बीच एक गोली मारी हुई थी। गोली मारकर जो उस गोली का निशान था उसे बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज किया हुआ था। जिस लड़की की यहाँ पर डेड बॉडी मिली थी उसने नीले रंग की जीन्स और पिंक और सफेद कलर की डॉटेड कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। शक्ल, सूरत और पहनावे से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी अच्छे घराने की लड़की होगी। इस बीच जब वहाँ के एसपी अशोक कुमार पांडे को भी इस बारे में पता चला, वो तुरंत उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर इस लड़की की बॉडी मिली थी। जिसके बाद उस बॉडी का बारीकी से निरीक्षण किया गया, लेकिन वहां पर पुलिस को ना तो कोई उस लड़की का आईडी कार्ड मिला और ना ही कोई ऐसी जानकारी, ऐसा सबूत मिला जिससे उस लड़की की पहचान हो सके। जिसके बाद पुलिस वालों ने वहां पर जो भीड़ जमा हुई थी उन लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, हम इस लड़की को नहीं जानते, हमें नहीं पता कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई। किसी ने कहा हम तो यहाँ पर घूम रहे थे, किसी ने कहा कि हम घर जा रहे थे, कोई बोल रहा था कि हम किसी काम से जा रहे थे। और ऐसे ही उन लोगों ने इस बॉडी को देखा तभी वो यहाँ पर आकर रुक गए। किसी भी व्यक्ति ने उस बॉडी की पहचान नहीं की, लेकिन जिस हिसाब से वहां पर खून पड़ा हुआ था उस हिसाब से पुलिस ने यह अंदाजा लगा लिया था कि ये जो मर्डर हुआ है ये इस जगह पर नहीं बल्कि किसी और जगह पर किया गया है। किसी और जगह पर इस लड़की को मारकर इसकी डेड बॉडी यहाँ पर लाकर फेंक दी गई है।
क्योंकि अगर इस लड़की का मर्डर यहाँ पर हुआ होता तो जितना भी यहाँ पर खून गिरा हुआ था ये बहुत ही कम खून था। अगर इस लड़की को यहाँ पर लाकर मारा होता तो इसका खून इर्द गिर्द बहुत सारी जगह पर फैला हुआ होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद इस बॉडी की जब पहचान नहीं की जा सकी तो इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और पुलिस स्टेशन आकर अननोन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि ये मरने वाली लड़की कौन थी और इसे मारने वाला कौन था। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक केस दर्ज कर दिया जाता है किसी अननोन व्यक्ति के लिए और किसी अननोन व्यक्ति ने ही ये सब किया था। और पुलिस 4 दिन तक इस लड़की की शिनाख्त के चक्कर में रुकी रही कि इसका कोई ना कोई तो घर वाला होगा जो आएगा, इस बॉडी को क्लेम करेगा, इस बॉडी को पहचानेगा और कहेगा कि ये बॉडी इनके किसी रिलेटिव की है, या फिर कोई ना कोई ऐसा आएगा जो ये कहेगा कि वो इस लड़की को जानता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब 9 जुलाई तक इस बॉडी को क्लेम करने वाला कोई भी इंसान नहीं आया तब इस लड़की की बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया गया। और उस टाइम पर जब इस लड़की की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था वहां पर पुलिस वालों ने इस पोस्टमार्टम की वीडियो भी शूट की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो ये लड़की जिसकी बॉडी मिली थी इसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। उसके साथ साथ ये लड़की उस टाइम पर पहले से ही प्रेग्नेंट भी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया ये जो इस लड़की का मर्डर हुआ था ये करीब 115 से 120 घंटे पहले हुआ था। और इसका मतलब साफ साफ ये था कि जब ये बॉडी पुलिस वालों को मिली थी उससे 40 घंटे पहले इस लड़की का मर्डर किया गया था, यानी कि 4 से 5 जुलाई की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच में। और जिस हिसाब से इस लड़की के माथे पर बिल्कुल निशाना लगाकर गोली मारी गई थी उससे ये साफ पता चल रहा था कि इसे मारने वाला कोई ना कोई इसका करीबी रिश्तेदार ही होगा। जब इस लड़की की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया पुलिस वालों को इसकी पहचान का कोई सबूत नहीं मिला, कोई इस बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आया। उसके बाद 10 जुलाई के दिन इस लड़की का पुलिस वालों ने ही अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन कोखराज पुलिस वालों के लिए ये मर्डर एक चुनौती बन चुका था क्योंकि 7 दिनों के बाद भी इस लड़की की पहचान नहीं की गई थी और न ही पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा एविडेंस था जिसके बदौलत ये पुलिस वाले इस केस को आगे बढ़ा सकें। जब पुलिस जांच कर कर एकदम थक चुकी थी तब पुलिस वालों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जी हाँ, इस लड़की के चेहरे की एक फोटो क्लिक की गई। वो फोटो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अदर सोशल मीडियाज पर इस लड़की का चेहरा पब्लिश किया गया। अशोक पांडे की टीम ने इस केस के 8 दिनों बाद यानी कि 12 जुलाई 2017 के दिन जैसे ही कई सोशल मीडियाज पर इस लड़की का चेहरा पब्लिश किया गया, फोटो जब इस लड़की की पब्लिश की गई उसके कुछ ही घंटों बाद एक आदमी का पुलिस वालों के पास फोन कॉल आया। उसने बताया कि इस लड़की का नाम हिना तलरेजा है और इसका फेसबुक पर एक अकाउंट भी है। पुलिस वालों ने कोखराज जो पुलिस स्टेशन था उसके जो पुलिस वाले थे उन्होंने तुरंत इस लड़की की फेसबुक आईडी को निकाला। फेसबुक आईडी में से इसका नंबर मिल चुका था। जी हाँ, इसका जब फोन नंबर पुलिस वालों को मिला तो पुलिस वालों के लिए ये जो सबूत हाथ लगा था, सबूत तो क्या इसके बारे में जो एक जानकारी हाथ लगी थी वो जानकारी इन पुलिस वालों के लिए सच में बहुत ही काम वाली जानकारी थी। पहली बार इस लड़की का कोई ना कोई एविडेंस लगा सकते हैं आप या इसकी पहचान ये हाथ लग चुकी थी। पुलिस ने हिना तलरेजा का जब फेसबुक अकाउंट खंगाला, लेकिन जब पुलिस वालों ने उस लड़की हिना तलरेजा का फेसबुक अकाउंट खंगालते हुए उस फोन नंबर पर जब कॉल किया तो वो फोन नंबर बंद जा रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस नंबर की लोकेशन पता की। उसकी लास्ट लोकेशन इलाहाबाद के मीरापुर के मोहल्ले में दरियाबाद में मिली, जिसके आधार पर पुलिस वालों ने यह अनुमान लगा लिया था कि हिना इलाहाबाद की ही रहने वाली हो सकती है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो हिना तलरेजा के घर वालों की तलाश में इलाहाबाद के मीरापुर में पहुंची और आखिरकार वहां 4 दिनों की जब कड़ी मेहनत की गई, उन्होंने हिना तलरेजा और उसके घर वालों के बारे में पूछताछ की गई, तब पुलिस वालों को ये पता चला हिना तो वहां पर किराए पर रहा करती थी। हिना का फोटो दिखाने के बाद मकान मालिक ने भी ये बताया कि ये फोटो हिना तलरेजा की है। महीने भर से यह अपनी माँ के साथ यहाँ पर किराए पर रहती थी।
महीने भर पहले ये अपनी माँ के साथ यहाँ पर किराए पर रहा करती थी, लेकिन उसी महीने मैंने अपना मकान खाली करवा लिया था और उसके बाद वो माँ बेटी कहाँ पर गए, कहाँ पर रहने लगे, इसका उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस मकान मालिक ने ये जरूर बताया ये जो हिना तलरेजा थी ये वहीं के सिविल लाइंस में किसी हुक्का बार में काम किया करती थी। जिसके बाद पुलिस वाले खोजते खोजते उस सिविल लाइंस हुक्का बार में पहुंचे जहां पर हिना काम किया करती थी। हुक्का बार की मालकिन दामिनी चावला ने भी फोटो देखकर उसकी पहचान हिना तलरेजा के नाम से कर ली थी और उसने पुलिस को यह बताया कि हिना का इलाहाबाद के कई बारों में आना जाना हुआ करता था। उसे शराब की बहुत ही गंदी लत लग चुकी थी। जब शराब का वो सेवन किया करती थी तब वो किसी भी टाइम पर किसी भी आदमी के साथ, किसी भी लड़की के साथ वो कहीं भी चली जाया करती थी। कुछ दिनों पहले वो शराब पीकर एक बार में बेहोश भी हो गई थी। तब दो लोगों ने उसे अपनी कार से उसके घर पहुंचाया था। दामिनी की इन बातों को सुनने के बाद पुलिस वाले हिना तलरेजा की माँ तक पहुंच जाती है। हिना तलरेजा की माँ मीरापुर में ही दूसरी जगह पर किराए पर रह रही थी। जब पुलिस वालों ने हिना की माँ को हिना की फोटो दिखाई तब बेटी की लाश की फोटो देखकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने हिना की माँ को शांत करवाया और पूछा कि अंतिम बार हिना घर से कब निकली थी। तब हिना की माँ ने बताया कि 4 जुलाई 2017 के दिन लगभग शाम के 7 बजे के आसपास वो दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकली थी और उसी दिन रात के 10:44 और 10:45 पर हिना ने अपनी फेसबुक आईडी पर 2 फोटोज अपलोड की थी। जिसके बाद उसके अकाउंट का और कोई अपडेट मिला ही नहीं। मैंने उसके नंबर पर कई बारी कॉल की लेकिन उसका जो नंबर था वो स्विच ऑफ बता रहा था। जब पुलिस वालों ने हिना की मां का बयान लिया तब पुलिस वाले हिना के केस को आगे बढ़ाने के लिए हिना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाने लगी। जब हिना के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, जो हिना के नंबर से आखिरी बार 2 लोगों से बात की गई थी, उनके नाम थे अदनान खान और मोहम्मद खालिद। ये दोनों थाना सारंग शाहगंज के रहने वाले थे। जिसके बाद पुलिस वाले शाहगंज के इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला ये दोनों अपने अपने घरों से गायब हो चुके हैं। जिसके बाद पुलिस वालों को इन दोनों पर ही शक जा रहा था। पुलिस वालों ने अदनान खान और खालिद के बारे में जब पता लगाया तब उन्होंने बताया कि ये जो हिना तलरेजा थी इसने फरवरी 2015 में अदनान खान के साथ शादी की थी और ये लव मैरिज थी। और सबूत के तौर पर पुलिस वालों के हाथ में इन दोनों का जो मैरिज सर्टिफिकेट था ये भी पुलिस वालों के हाथ अब लग चुका था। लेकिन इस शादी से ना तो हिना की माँ खुश थी और ना ही अदनान खान के घर वाले खुश थे। जबकि ये जो खालिद नाम का जो आदमी था वो अदनान का एक जिगरी दोस्त हुआ करता था। जब पुलिस वालों ने अपने मुखबिरों से पता लगाने की कोशिश की कि अदनान खान और ये खालिद इस टाइम पर कहां पर हो सकते हैं, तब पुलिस वालों के मुखबिरों ने बताया कि उन्हें लास्ट टाइम मुंबई में ही देखा गया है। तब पुलिस वाले तुरंत मुंबई में पहुंचे। जब पुलिस वाले मुंबई में पहुंचे ही थे और ये जो अदनान खान और खालिद थे इन्हें पता चल चुका था कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है, तो वो दोनों मुंबई से भी भाग चुके थे। लेकिन फिर 29 जुलाई 2017 के दिन जो थाने का इंचार्ज था ब्रिजेश त्रिवेदी को अपने किसी मुखबिर से ये पता चला कि अदनान और खालिद रंगीले छबीले मजार के पास घूमते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस वालों को जैसे ही ये पता चला वो तुरंत रंगीले छबीले के पास पहुंच गई और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। पुलिस से जब इन लोगों ने देखा कि ये घिर चुके हैं तब वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनमें से जो 2 आदमी थे वो तो भाग चुके थे लेकिन एक आदमी पकड़ा जा चुका था। जिसके बाद पता चला कि हट्टे कट्टे बदन वाला ये जो आदमी है ये कोई और नहीं बल्कि अदनान खान ही है, जो कि हिना का पति था। जिसके बाद कोखराज पुलिस ने इसे पूछताछ करने के लिए अदनान खान को पुलिस स्टेशन लाया गया। जब पुलिस ने अदनान खान से हिना के बारे में पूछा तब आसानी से वो अपना मुंह खोल देता है और हिना का मर्डर जो इसने किया था वो उसे कबूल कर लेता है। और पूरे 24 दिन बाद ऐसे ही हिना तलरेजा का मर्डर केस की जो गुत्थी थी ये पुलिस वालों ने सुलझा ली थी और सभी लोगों के सामने ये केस अब खुल चुका था। जो इस हत्याकांड के पीछे की कहानी सामने आई सच में वो बहुत ही ज्यादा दहला देने वाली थी। 23 साल की हिना तलरेजा इलाहाबाद के मोहल्ला मीरापुर की ही रहने वाली थी और वो पिता रतन कुमार तलरेजा और माँ नीलिमा तलरेजा की इकलौती लड़की थी और अकेले होने से उसे खूब सारा लाड प्यार मिला था।
जो भी वो मांगा करती थी, उसकी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो जाया करती थी। इसी लाड प्यार के साथ साथ ही वो बड़ी भी हुई और यही कारण था, माँ बाप के लाड प्यार की वजह से उसे काफी ही ज्यादा जिद्दी बना दिया था। और वहीं पर ये जो हिना तलरेजा थी, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और साथ में बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी। वो इतनी ज्यादा दौलत कमाना चाहती थी कि उसे दुनिया की किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे 1 सेकंड में ही हासिल कर ले, और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसे फैशनेबल कपड़े बन ठन कर रहने का भी बहुत ही ज्यादा शौक था, और इसी वजह से वो अपने शौक को एक करियर बनाना चाह रही थी, यानी कि उसने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया था। लेकिन इस बीच उसकी दोस्ती कुछ अमीर घर के लड़कों के साथ हो गई और वह उन्हीं के बीच में ज्यादातर अपना टाइम बिताने लगी। धीरे धीरे ये टाइम बिताना उसका एक शौक बन चुका था। अमीरजादों के साथ रहकर उसे बियर की ऐसी लत लगी कि वो एक पल भी नहीं रह सकती थी। हिना अब पूरी तरीके से खुल चुकी थी, वो किसी भी तरह की शर्म नहीं किया करती थी। उसका ये जो खुलापन था उसे बहुत अच्छा लगा करता था। जो इसके विचार थे वो भी कुछ इसी कैटेगरी के थे। जिसके बाद जब वो कुछ कर पाती, उसके पहले ही उसके पिता की अचानक मौत हो गई। उसके पिता की मौत के बाद उसे अब रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। हिना की माँ वैसे ही काफी सीधी सादी थी और इसी कारण की वजह से हिना के जो भी मन में आता हिना वही काम किया करती थी। पिता की मौत के बाद हिना अपना खर्चा चलाने के लिए सिविल लाइंस में एक हुक्का बार हुआ करता था, वो उसी हुक्का बार में काम करने लगी। और जिस हुक्का बार में नौकरी कर रही थी, जो उसका नौकरी करने का ढंग था वो सबसे ही अलग था। उसका बर्ताव उस बार में कुछ ऐसा था कि जैसे वो उस बार की मालकिन हो। जो ये बर्ताव था, इस बर्ताव से जो उस बार का मालिक था उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसका जो हिना तलरेजा का रोब था वो उस हुक्का बार पर पूरा रोब चला करता था। उसका जलवा सच में वहां पर मालिक से भी बढ़कर था और उसके मालिक को भी उसके व्यवहार पर, उसके रोब पर कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो हिना तलरेजा ही थी जो उस बार को अच्छे से मैनेज कर रही थी। उसके बात करने का तरीका, उसका फैशन, वहां आने जाने वाले बड़े बड़े रईसजादों को भी वो मात दे दिया करती थी, जिससे कि जो वो लोग हुआ करते थे वो उसकी अदा पर फिसल जाया करते थे और उसकी बातों में आकर उसे पसंद करने लगे थे। उसकी जो हिना की बातें थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगा करती थी। और इन रईसजादों में अदनान खान भी इसमें शामिल था। अदनान रईस माँ बाप का एक बिगड़ी हुई औलाद थी। अदनान के पिता अहमद खान शहर के बड़े कारोबारियों में से एक थे और अदनान अपने पिता की कमाई अपने दोस्तों पर उड़ाया करता था। उसके दोनों दोस्त अदनान के पीछे परछाई की तरह पड़े रहते थे। उसके हर अच्छे बुरे कामों में अदनान का वो दोनों साथ दिया करते थे। अदनान जो था वो फेसबुक पर काफी ही ज्यादा एक्टिव रहा करता था और इसी कारण उसे हिना तलरेजा की प्रोफाइल दिखी। प्रोफाइल जब उसने देखी, वो उसी प्रोफाइल से ही वो फ्लैट हो चुका था और जब उसने हिना तलरेजा की प्रोफाइल ओपन की, उसमें जो उसकी फोटोज थी, उसने उसकी फोटोज को स्क्रॉलिंग किया और वो उसे ही देखता गया और उसकी आईडी में से अदनान खान ने हिना का नंबर निकाला। नंबर निकालते ही उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगा दी और हिना तलरेजा ने भी यहाँ पर उस कॉल को अटेंड किया। जैसे ही इन दोनों ने बात की, एक दूसरे का नाम पूछा, नंबर यहाँ पर एक्सचेंज तो हो ही चुका था। इन दोनों ने आपस में ये पूछा कि तुम कहाँ पर रहते हो, क्या काम करते हो। इन्होंने आपस में ये बात की और अगले ही दिन अदनान खान उस हुक्का बार में वहां पर पहुंच चुका था जहां पर हिना तलरेजा काम किया करती थी। जब अदनान खान हुक्का बार में वहां पर पहुंचा, उसने पहली नजर जब हिना पर डाली, वहीं पर वो फ्लैट हो चुका था। उसे पहली नजर में ही हिना पसंद आ चुकी थी। जब अदनान खान की हिना के साथ दोस्ती हो गई, तब अदनान खान वहां पर हर रोज आने जाने लगा। अदनान भी काफी ज्यादा आकर्षक और काफी ही ज्यादा पैसे वाला था, जिसके कारण हिना भी उस पर फिसल चुकी थी और उसमें अपनी ज्यादा रुचि दिखाने लगी। फिर जब दोनों ने एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन दिखाई, तब दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो चुका था और ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ ही दिखाई देने लगे। ये सब बातें 2015 की हैं, यानी कि मर्डर के 2 साल पहले। जिसके बाद जब दोनों के बीच का प्यार एकदम भर आया था, तब दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जो कि हिना यहाँ पर हिंदू थी और अदनान यहाँ पर एक मुस्लिम था, इसीलिए हिना की माँ ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था। वहीं अदनान के जो घर वाले थे वो भी इसी बात पर मना कर चुके थे, शादी के खिलाफ थे, क्योंकि हिना एक हिंदू लड़की थी। इसीलिए इन दोनों के परिवार वाले इन दोनों की शादी के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। लेकिन इन दोनों ने अपने घर वालों से बगावत की और मस्जिद में जाकर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली।
जब हीना ने ये शादी वाली हरकत की तो उसकी मां नीलिमा उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुकी थी और उससे बातचीत करना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। हीना पहले से ही काफी ज्यादा आजाद थी और जब मां के नाराज होने पर उसकी मां ने उससे बात करना बंद कर दिया था तब उसे कोई रोकने टोकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था और पूरी तरीके से हीना यहाँ पर आजाद हो चुकी थी। 1 साल तक तो हीना और अदनान में शादी के बाद खूब पटी, लेकिन उसके बाद इनके बीच में संबंध जो थे वो बिगड़ने लगे थे और इसकी वजह ये थी हीना खुले हाथों से अपना खुला खर्चा किया करती थी। वो पैसा उड़ाते समय सोचा नहीं करती थी कि उसे यहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए कि भी नहीं। उसके जो हाथ थे वो सीधा पैसे खर्च करने के लिए ही थे और ये जो चीज थी अदनान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी और इसीलिए वो उसे रोका करता था कि तुम इतना ज्यादा पैसा खर्च करती हो, थोड़ा सोच समझ कर किया करो खर्च। मैं तुम्हें मना नहीं करता कि तुम पैसा खर्च मत करो, लेकिन कोई लिमिट होती है, कोई हिसाब होता है पैसा खर्च करने का भी। और इधर दूसरी बात ये भी थी, जो हीना तलरेजा थी वो शादी के बाद भी उसी सिविल लाइंस में हुक्का बार में काम कर रही थी, जो कि अदनान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अदनान ये चाहता था कि वो अच्छे परिवार की अच्छी बहू बनकर, एक अच्छी पत्नी बनकर रहे। उसे इस तरीके की नौकरी करने का कोई भी मतलब नहीं है। पैसा मेरे पास है, मैं कमा रहा हूँ, तुमने पैसा खर्च करना है करो, कहीं पर मर्जी करो, लेकिन सोच समझ कर करो। और ये बंदिशें हीना को यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद दोनों के बीच में खूब लड़ाइयां होने लगी और दोनों के बीच के रिश्तों में खटास आने लगी। इसके बाद इस बात को लेकर आखिरकार एक दिन ऐसा आया, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झड़प हुई और ये दोनों एक दूसरे के साथ अलग हो गए। जब ये दोनों एक लड़ाई, एक झगड़े के कारण अलग हो चुके थे, तब हीना उसके बाद शराब का भी सेवन करने लगी थी। जी हाँ, उसे शराब की भी बहुत ही ज्यादा लत लग चुकी थी और ये जल्दी ही उसे जो शराब की ऐसी लत लगी थी, उसे शराब पीने के लिए किसी भी दोस्त के साथ कहीं भी चले जाया करती थी और इस तरह से दोस्तों के साथ रात बिताना उसके लिए एक आम बात हो चुकी थी। हीना के जाने के बाद जब वो शराब में धुत रहने लगी थी, तब जो अदनान खान था उसने दूसरी शादी कर ली और ये बात हीना को बिल्कुल भी नहीं पता थी। लेकिन आपको भी ये बात पता है कि कोई आदमी बिना डाइवोर्स के जब शादी कर ले दूसरी, तब जो पहली पत्नी होती है उसे इस बात का पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है। वही बात यहाँ पर भी हुई। हीना को इस बात का पता चल चुका था, वो तुरंत पुलिस स्टेशन गई और उसने ये कंप्लेंट की कि अदनान खान एक आदमी है जिसके साथ मेरी शादी हुई है और हमारा थोड़ा सा झगड़ा क्या हो गया, उसने मेरे साथ बिना डाइवोर्स किए दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। और हीना तलरेजा ने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगी, मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन जो अदनान खान था वो उससे परेशान हो चुका था, वो परेशान रहने लगा, उसे समझ नहीं आने लगा कि यहाँ पर क्या किया जाए। फिर एक दिन ऐसा आया कि अदनान खान को यहाँ पर ये पता चला जो हीना तलरेजा है उसकी पहली पत्नी वो प्रेग्नेंट है। जब अदनान खान को ये बात पता चली, ये बात पता चलते ही अदनान खान अब और भी ज्यादा यहाँ पर परेशान रहने लगा था। जब अदनान खान ने हीना की बातों को इग्नोर कर दिया, उसकी धमकी को भी उसने सीरियसली नहीं लिया, तब जाकर हीना तलरेजा ने अदनान खान को ब्लैकमेल करने लगी और अदनान खान इससे अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अदनान खान हीना से बिल्कुल ही पीछा छुड़ाना चाह रहा था, जिसके बाद अदनान खान ने उसके दोनों दोस्त यानी कि विकी और खालिद के साथ एक प्लान बनाया और प्लान के अनुसार दोनों ने 4 जुलाई की शाम को हीना को फोन करके एक होटल में खाना खाने के लिए बुलाया। हीना भी वहां पर राजी हो गई और कुछ ही समय बाद हीना अदनान के पास पहुंची। अदनान और हीना और अदनान के जो दोनों दोस्त थे, ये दोनों गाड़ी में खाना खाने के लिए कानपुर रोड पर निकल गए। रास्ते में चारों ने जमकर बियर पी और तब तक रात के 10 बज चुके थे। ये चारों होटल में पहुंचे, वहां पर खाना खाया और एक बार फिर खाना खाने के बाद इन्होंने बियर पी। जब चारों ने वहां पर खाना खाने के बाद दोबारा बियर पी, वो अपने वापस गाड़ी में आए बैठे और रास्ते में चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद जब अदनान को कहीं सुनसान जगह मिली, तब उसने वहां पर अपनी गाड़ी रोकी, जिसके बाद अदनान और उसके दोनों दोस्तों ने, खालिद और विकी ने, इन दोनों ने यानी कि इन तीनों ने मिलकर जब हीना तलरेजा के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया। जी हाँ, हीना उस सुनसान जगह पर चीखती चिल्लाती रही और इस टाइम पर जब हीना के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, इन तीनों ने इसके साथ ये दुष्कर्म किया था, उस टाइम पर हीना तलरेजा प्रेग्नेंट भी थी। इसके बावजूद भी इन्होंने ये कुकर्म किया। लेकिन वहां पर जब हीना चीखे मारती रही, चिल्लाती रही सुनसान जगह पर, उसकी आवाज कोई भी सुनने वाला नहीं था।
जब उन हैवानों ने अपनी हवस को मिटाया उसके बाद तब अदनान ने अपनी पिस्टल निकाली। जब उसने अपनी पिस्टल निकाली और उसके बाद अपनी पत्नी यानी कि हीना के माथे के बीचों बीच गोली मार दी। गोली मारने के बाद तब भी यकीन नहीं हुआ कि वो जो उसकी पत्नी हीना है वो मर चुकी है। तब उसने एक चाकू निकाला और जहां पर गोली लगी थी उसी छेद में उसने चाकू मारकर 2-3 बारी घुमा दिया, जिससे वो जो गोली का जो छेद था वो बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो गोली और चाकू उसके माथे के सिर के बीचों बीच जा चुके थे, जिसकी वजह से हीना वहीं पर ही मौके पर मर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने हीना की बॉडी को एक सुनसान इलाके में खेतों के बीच में फेंक दिया और वापिस वो अपने घर आ गए। जब पुलिस वालों को ये बॉडी मिली थी उसके 4 दिन बाद जब उन्हें पता चला हीना को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा चुका है, तब इन्हें लगा कि हम यहाँ पर फंस सकते हैं, तो ये इलाहाबाद से मुंबई भाग आए थे। मुंबई जाने के बाद पुलिस के मुखबरों से इन्हें पकड़ लिया गया और आगे की स्टोरी जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बस इसी वजह से हीना तलरेजा को यहाँ पर मार दिया गया था। यहाँ पर गलत कौन था मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो मर्डर थे साथ में इन तीनों ने जो दुष्कर्म किया था इन्हें जेल डाल दिया गया। इनकी सजा जो पब्लिकली है वो बताई नहीं गई है। इन दोनों में से गलत कौन था यानी कि हीना तलरेजा और अदनान खान में से आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे इस बारे में भी जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से फॉलो कीजिए। और जो पिछली वीडियो का शाउट आउट है वो मैंने आपसे आपकी राय पूछी थी, तो जैसे कि कुछ लोगों ने तो यहाँ पर लिख दिया सॉरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन, और कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया में आए तो उसे देख लेंगे, इंडिया के जो स्ट्रीट डॉग्स है वो उसे नहीं छोड़ेंगे, किसी ने इसे मजाक समझा। अब ये जो स्टोरी क्या है, अगर इसके बारे में कोई सीरियसली नहीं ले रहा या उसे ये सब मजाक लग रहा है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसकी स्टोरी आपको सब पता चल जाएगी। एंड पिछली वीडियो का शाउट आउट सुमन को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।